Hello student, I am Dr. Neelu Singh, Professor, Department of Applied Science, SIRT. No pollution, only the solution. इस बात से तो आपको पता चल गया होगा कि आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं. Dear students, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड इंजीनियरिंग. सब्जेक्ट कोड है ES301. One earth, one chance, make every day अर्थ सेविंग डे. स्टूडेंट्स, आपको पता है आप इंजीनियर बनने वाले हैं और ये अर्थ को हमें सेव रख के आपको अच्छे प्रोजेक्ट करने हैं, अच्छी टेक्निक्स यूज़ करनी है. तो RGPV ने एक सिलेबस डेवलप किया है सेकेंड ईयर स्टूडेंट के लिए, EEE. जैसा कि अभी हमने आपको बताया, EEE ये होता है और ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए. अर्थ सेविंग और इंजीनियरिंग को आपस में ज्वाइन करके ये सिलेबस को बनाया गया है. अब EEE क्या है? EEE में क्या स्टडी करेंगे हम? एनर्जी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी इज़ क्रॉस डिसिप्लिन सब्जेक्ट. ये एक क्रॉस डिसिप्लिन सब्जेक्ट है फॉर इन्वेस्टिगेटिंग द एनर्जी प्रोडक्शन. इसमें हम एनर्जी प्रोडक्शन को इन्वेस्टिगेट करते हैं एंड इम्पैक्ट टू इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट. उसका इम्पैक्ट इकोलॉजी और इन्वायरमेंट पे क्या पड़ता है, उसकी स्टडी है EEE. क्लियर? अब EEE में सबसे पहला वर्ड है एनर्जी. एनर्जी क्या है? एनर्जी आप सबको पता है कि कोई भी काम कर रहा ह्यूमन बीइंग्स वो एनर्जी के थ्रू करता है. टू एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की एबिलिटी, ये एनर्जी है. अब ये एबिलिटी किसके लिए? किसी मतलब ह्यूमन बीइंग्स को सरवाइव करने के लिए, उसके फंडामेंटल रिक्वायरमेंट के लिए. फंडामेंटल रिक्वायरमेंट उसकी पूरी होंगी तो वो सर्वाइवल करेगा और उसकी रिक्वायरमेंट पूरी होंगी. अब एनर्जी आती कहाँ से है? सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि एनर्जी के सोर्सेस क्या हैं. देयर आर मैनी सोर्सेस ऑफ एनर्जी ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स. लेकिन यहाँ पर अगर हम लॉन्ग टर्म एबिलिटी का बेस लेके चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्ग टर्म यूज़, तो एनर्जी आर टू टाइप्स: रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस एंड रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एंड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस. नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस मतलब उसको हम अगेन एंड अगेन यूज़ नहीं कर पाएंगे, एक लिमिट तक ही हम यूज़ करेंगे. और रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस वो एनर्जी रिसोर्सेस हैं जिसको हम अगेन एंड अगेन यूज़ करते जाएंगे, जब तक हमारी रिक्वायरमेंट होगी हम यूज़ करते जाएंगे, उसकी कोई लिमिट नहीं है. रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस के एग्जांपल है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी. तो इंजीनियर्स, आपको इन सारी एनर्जी को यूज़ करना है और आगे चैप्टर्स में इसके डिटेल स्टडी है और आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपने प्रोजेक्ट में, अपनी टेक्नोलॉजीज़ में, जो आप फ्यूचर में जाके करेंगे. फिर आता है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस में आपको क्या पढ़ने हैं? आपको पढ़ने हैं फॉसिल फ्यूल और न्यूक्लियर एनर्जी. फॉसिल फ्यूल एंड न्यूक्लियर एनर्जी. अब आपको ये डेप्थ में पढ़ना है, आगे के सिलेबस में आपके है कि नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल दोनों एनर्जी रिसोर्सेस को पढ़ेंगे और बेहतर इन्वायरमेंट, जैसा कि हमने कहा ना, अर्थ सेव करना है हमको. हर दिन एक ही अर्थ है, एक ही चांस है और हर दिन को बनाइए अर्थ सेविंग डे. तो आपको हमें ये अगर रिसोर्सेस पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि कौन सी एनर्जी रिसोर्सेस का हम एप्लीकेशन यूज़ करें, उसको हम अप्लाई करें जिससे हमारी अर्थ सेव रहे. डियर स्टूडेंट, आपको रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस यूज़ करने हैं जिससे एनवायरनमेंट पॉल्यूटेड ना हो. क्लियर? अब एनर्जी बहुत
एनर्जी के बहुत सारे टर्म्स हैं, बहुत सारे प्रकार हैं जो आप कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे सोलार एनर्जी को आप इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी के टाइप्स हैं। आप सीधे डायरेक्ट जैसे सोलार एनर्जी या विंड एनर्जी का अगर हम एग्जांपल दें, उसको हम सीधे टरबाइन लगा के जनरेटर के थ्रू हम एसी करंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेम ऐसे ही सोलार है, सेम ऐसे ही हाइड्रो एनर्जी में सिस्टम होता है जो इंजीनियर ही डेवलप करेंगे। सिस्टम लगाएंगे अपन, जहाँ से फोर्स आता है, पानी फ्लो के साथ गिरता है, वहाँ पर टरबाइन लगा है, टरबाइन जनरेटर के थ्रू करंट को एनर्जी को एसी करंट में कन्वर्ट कर देगा। तो ये हम आपको एनर्जी के बारे में बताएं और एज ए इंजीनियर आप उसको यूज़ कर सकते हैं, बाइफर्केट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपको एक तो एनर्जी, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी बताएंगे, साथ में इंजीनियर्स के क्या बेनिफिट है, इंजीनियर्स लोग इससे क्या बेनिफिट ले सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। अब आते हैं एनवायरनमेंट क्या है, व्हाट इज़ एनवायरनमेंट। इन्वायरमेंट अपने चारों तरफ का वातावरण, रिफर टू ऑल नेचुरल थिंग्स, सारी नेचुरल थिंग्स जो ह्यूमन बीइंग्स को सरवाइव करने के लिए ज़रूरी होती हैं, सारी चीज़ें। ये एक फिज़िकल और बायोलॉजिकल रिलेशन है। इन्वायरमेंट इज़ अ फिज़िकल एंड बायोलॉजिकल रिलेशन ह्यूमंस के साथ। अब इन्वायरमेंट में अब आप बोलते हैं, हमने अभी आपको बोला कि सारी चीज़ें जो आसपास हैं वो सारी इन्वायरमेंट है। डियर स्टूडेंट, इन्वायरमेंट क्या है, क्या प्रोवाइड करता है, उसके क्या फंक्शंस हैं, बेसिक फंक्शन जो हमारे चारों तरफ है वो क्या काम कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट, इन्वायरमेंट हमको स्पेस दे रहा है, अर्थ दे रहा है, रहने के लिए जगह दे रहा है। ये हो गया एक फंक्शन। दूसरा फंक्शन ये है कि अब हम रह रहे हैं, आ गए हैं, अब हमें बढ़ने के लिए, सरवाइव करने के लिए एयर चाहिए, पानी चाहिए, फूड चाहिए, मिनरल्स चाहिए, ये हमें एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है। डियर स्टूडेंट, तीसरा सेगमेंट है एनवायरनमेंट का कि अब हम सब बड़े हो गए, लेकिन हमारे पास सारी चीज़ें मैंने डेवलप कर ली, बड़े हो गए, स्पेस मिल गया रहने के लिए, खाने के लिए मिल गया। अब हमें वेस्ट मटेरियल को कहाँ डालना है, उसके लिए एनवायरनमेंट हमें सिंक प्रोवाइड कर रहा है, जहाँ पर हम सारे वेस्ट मटेरियल को डंप कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, अब एनवायरनमेंट में जैसा कि हमने कहा रहने के लिए स्पेस दिया है, अब स्पेस की स्टडी करनी है हमें, उसके लिए टर्म है लिथोस्फीयर। हम लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। इसका मतलब ज़मीन, अर्थ के आउटर पार्ट की, क्रस्ट जिसे बोलते हैं, आउटर सरफेस की स्टडी करेंगे। इसमें क्या क्या रिएक्शंस होते हैं, किस चीज़ से पोल्यूशन होता है, वो सारी चीज़ें हम पढ़ाई करेंगे। दूसरा, हमें एनवायरनमेंट सांस लेने के लिए एयर देता है। एनवायरनमेंट मतलब एटमॉस्फेयर हमें चाहिए, एटमॉस्फेयर में हम ऑक्सीजन लेते हैं, सबको पता है। तो इसकी स्टडी के लिए कौन सी एयर हमारे लिए बेस्ट है। सारे एयर जो होते हैं, एयर को तो बोलते हैं ब्लैंकेट ऑफ, एटमॉस्फेयर को तो बोलते हैं ब्लैंकेट ऑफ एयर। एयर का ब्लैंकेट है जो कि सारे ह्यूमन बीइंग्स को कवर करके रखा है। तो हम एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे। एटमॉस्फेयर में आपको पता है कि बहुत सारी लेयर्स होती हैं। सबसे पहले टोपोस्फेयर होता है जिसमें ऑक्सीजन होता है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, ये डिटेल में स्टडी करेंगे। हम देखते हैं कि एटमॉस्फेयर में अगर जैसे जैसे हम लैटीट्यूड की ओर बढ़ते हैं, हाइट में बढ़ते हैं, टेम्परेचर चेंज होता है, पहले बढ़ता है, फिर घटता है, बढ़ता है, घटता है। इसकी स्टडी डेप्थ में करेंगे और ये होता है हमारा लैप्स रेट। इसकी स्टडी को कहते हैं लैप्स रेट। फिर हम पढ़ेंगे हाइड्रोस्फीयर। हमें ज़िंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो इसके लिए हम हाइड्रोस्फीयर की स्टडी करेंगे। पूरा लैंड हाइड्रोस्फीयर, पानी कहाँ पॉल्यूटेड है, क्या पानी में डाल दें तो वो पोल्यूशन कर देता है, इससे हमें कैसे सॉल्यूशन इसका कहाँ से मिलेगा, ये इंजीनियर्स आप लोगों को ज़रूरत होगी। आप लोग कभी इंडस्ट्री डालेंगे, प्रोजेक्ट डालेंगे, तो उसमें ज़रूरत पड़ेगी कि अगर इस तरह की हमारा पानी है, यहाँ इस लैंड में यहाँ पर लिथियम आ जाता है, यहाँ पर कोई और कोबाल्ट
वगैरह आ जाते हैं, जैसे आयोडीन आ गया ज़्यादा एक्स्ट्रा, वो प्रॉब्लम करता है। ब्रोमीन आ गया तो वो प्रॉब्लम करता है, क्योंकि वो लंग्स में बैठ जाता है, अपन सांस नहीं ले पाते। इस तरह की डिफरेंट प्रॉब्लम आएंगी, तो वो आपको हाइड्रोस्फीयर में पढ़ना है। फिर सारे लिविंग थिंग्स के बारे में हमें स्टडी करना है, एक दूसरे से कौन कोरिलेट कर रहा है, शेर किसको खा रहा है, शेर के पास हम रह सकते हैं, उसमें क्या हैबिट्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स की क्या हैबिट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्या हैबिट्स हैं, ये सारी स्टडी हम करेंगे बायोस्फीयर में। तो डियर स्टूडेंट, इकोलॉजी में अपन ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। फिर इसके इकोलॉजी आ रहा है, फिर इसके बाद आएगा इकोलॉजी। इकोलॉजी में अभी अब इन्वायरमेंट के अंदर अपन ने सारी जो छोटे से लेके जब से अपन बर्थ होता है और जब तक अपन का डिकम्पोज नहीं हो जाते तब तक की सारी स्टडी पढ़ी। अब इकोलॉजी में क्या पढ़ेंगे? इकोलॉजी में नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स में क्या रिलेशन है, बायोटिक अबायोटिक दोनों में क्या रिलेशन है, क्या कॉम्बिनेशन है, दोनों के कॉम्बिनेशन से ही ये एनवायरनमेंट चलता है। तो ये कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, बायोटिक अबायोटिक। अब फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि पहले तालाब में मछलियाँ रहती हैं, अच्छे से सरवाइव कर रही, वो उनका एक इकोसिस्टम है। एक हमने आर्टिफिशियल बना लिया, फिश एक्वेरियम आप देखिए हर घर में रखा है, वो एक अलग से इकोसिस्टम जनरेट कर रहा। तो डियर स्टूडेंट, ये एनर्जी, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, जैसा कि शुरू में हमने कहा कि सारा रोल एनर्जी का है। एनर्जी को अगर आप अच्छे वे में यूज़ करेंगे, एनर्जी का इम्पैक्ट प्रोडक्शन अच्छे वे में होगा, तो इन्वायरमेंट इकोलॉजी सेफ रहेगा, पॉल्यूटेड लेस रहेगा, पॉल्यूशन नहीं रहेगा। अगर आपने एनर्जी का यूज़ गलत तरीके से किया, एनर्जी का यूज़ आपने गलत वे में किया, तो सीधे सीधे हमारा इम्पैक्ट आएगा एनवायरनमेंट पर और इकोलॉजी पर, और वही हो जाएगा जो हम बोल रहे हैं कि एक ही चांस है अपनी अर्थ को सेव रखना है। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई एम नेहा खरे एज असिस्टेंट प्रोफेसर SART कॉलेज भोपाल। जैसा कि अभी आपको मैम ने बताया है एनर्जी से रिलेटेड कि एनर्जी क्या होती है और इसका कैसे यूज़ कर सकते हैं हम अपने डेली लाइफ में, इसको हम कैसे सेव कर सकते हैं, इसी से रिलेटेड आप अपने सिलेबस में 6 मॉड्यूल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट मॉड्यूल है आपका इंट्रोडक्शन टू एनर्जी साइंस। इंट्रोडक्शन टू एनर्जी साइंस में हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे एनर्जी का, कि एनर्जी क्या होती है। एनर्जी सबसे पहले हमें जो वर्ड दिया था वो एक साइंटिस्ट थे थॉमस यंग, जिन्होंने 18वीं शताब्दी में हमें ये वर्ड दिया था। इसके बाद अलग अलग साइंटिस्ट आए फिजिक्स से रिलेटेड और अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड, जिन्होंने इसके बारे में आगे इसकी डिस्कवरी डेवलप की। फिर हम एनर्जी के बारे में देखेंगे कि एनर्जी क्या होती है। तो जो सनलाइट है वो मेनली एनर्जी का सोर्सेस है, जिसमें हम डिफरेंट सोर्सेस के बारे में जाएंगे फर्स्ट मॉड्यूल में ही, कि सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो डिफरेंट सोर्सेस में फर्स्ट वन पढ़ेंगे आप रिन्यूएबल सोर्सेस, देन नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस। रिन्यूएबल सोर्सेस वो हैं जो आप वन फॉर्म टू अनदर, वन एनर्जी चेंज करते हैं अनदर एनर्जी में, लाइक हाइड्रो एनर्जी चेंज टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वेव एनर्जी टू चेंज टू अदर इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि आप रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस में देखेंगे तो सबसे पहले हम विंड एनर्जी पढ़ेंगे। इन सारे टॉपिक्स को आपको डिटेल में पढ़ना है। विंड एनर्जी क्या है, हाइड्रो एनर्जी क्या है, टाइडल एनर्जी क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी क्या है और सोलर एनर्जी क्या है, इन सब को आप डिटेल में पढ़ेंगे। डिटेल में पढ़ने के बाद इनका आप डेली लाइफ में रूटीन भी देखेंगे कि इनका कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है। जनरली हम अपने डेली लाइफ में इनका यूज़ करते हैं, बट हमें पता नहीं रहता है कि ये कौन सी एनर्जी है और कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है। लाइक आप वेव एनर्जी का देखेंगे या फिर आप सोलर एनर्जी का देखेंगे। अपनी लाइफ में आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आप सोलर एनर्जी के कई सारे प्लांट भी लगा सकते हैं, या फिर किसी की हेल्प से आप इनके बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं कि अब आजकल तो सोलर एनर्जी के फ्रिज भी आने लगे हैं, रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन, अलग अलग इनका न्यू डिस्कवरी हो रहा है। देन हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पढ़ेंगे। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में वो एनर्जी सोर्सेज आते हैं जिनको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज नहीं किया जाता है।
एक बार अगर उनको यूज़ किया है तो आफ्टर बर्निंग वो वहीं ख़त्म हो जाता है। लाइक आप नेचुरल गैस देखेंगे, ऑयल्स देखेंगे एंड कोल, जिसको आप देखेंगे कि पढ़ेंगे अपने सिलेबस में कि कई सालों तक ये जब अंडरग्राउंड ज़मीन में दबे रहते हैं तब वो मैनी ईयर्स तक, शायद 100, 200 या हज़ारों सालों तक आप देखेंगे कि इनको तब ये जाके हमें मिल पाता है। आप नेचुरल गैस देखेंगे एंड आपने अभी अभी न्यू स्टार्ट हुआ है जो कि हमारे आसपास के एरिया में भी आपने देखा है कि गाड़ियाँ चलने लगी हैं सीएनजी की। सीएनजी से रिलेटेड आपको पता है सीएनजी कैसे बनती है, कंप्रेस नेचुरल गैस, वो भी एक नेचुरल गैस का है। नेचुरल गैस क्या होती है? नेचुरल गैस का फॉर्मूला होता है CH4। CH4 में जिसमें कार्बन का एक मॉलिक्यूल रहता है एंड हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल्स रहते हैं। इसी CH4 गैस को ही कंप्रेस्ड करके CNG का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम अपने डेली लाइफ रूटीन में यूज़ करते हैं। आजकल CNG का यूज़ जो गाड़ियों में यूज़ हो रहा है, और इसका जो लाइट वेटेड CNG रहता है उसका हम बायोगैस में यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा जो रूरल एरिया में बायोगैस के घरों में ही आप जो काऊ डंप रहता है उससे रिलेटेड जो बायोगैस बनती है उससे खाना भी बनाते हैं, कई घरों में खाना बनता है। और बायोगैस की अब तो इंडस्ट्री में अलग अलग अदर कंट्री में जाएंगे तो आप इनके बड़े बड़े प्लांट लगने लगे, जो कि मटेरियल रहता है, जो गार्बेज रहता है उसको सड़ाने के लिए एक आर्टिफिशियल बैक्टीरिया आता है। उस बैक्टीरिया को इस काऊ डंप में या अदर गार्बेज में डाल के उसको सड़ा के गला के और CNG को या फिर नेचुरल गैस को प्रोड्यूस किया जा रहा है, जो कि हमारी इंडस्ट्री में काम में आ रहा है। फिर आप इसमें देखेंगे कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज, हम ये सब फर्स्ट यूनिट में ही डिस्क्राइब करेंगे, कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट यूनिट रहेगा हमारा, नेक्स्ट मॉड्यूल सेकंड मॉड्यूल रहेगा। सेकंड मॉड्यूल में हम इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इकोसिस्टम वो है सिस्टम जिसमें हम एनवायरनमेंट से रिलेटेड लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म दोनों मिलके जब आपस में एक सिस्टम ग्रो करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इकोसिस्टम। तो इको मीन्स एक बायोलॉजिकल कंटेंट। इको क्या होता है? एक बायोलॉजिकल कंटेंट है, देन बायोलॉजिकल कंटेंट मिलके क्या बनाते हैं? एक इकोसिस्टम बनाते हैं। अब बायोलॉजिकल कंटेंट तो अलग अलग होते हैं, हम उसको अलग अलग से डिस्क्राइब भी करते हैं कि कौन कौन से इकोसिस्टम हमें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। फिर हम देखेंगे इकोसिस्टम में आप पढ़ेंगे डिफरेंट तरह का आप इकोसिस्टम देखेंगे, जिसमें आप सबसे पहले देखेंगे हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस एनिमल्स को। कुछ शाकाहारी होते हैं, कुछ मांसाहारी होते हैं, कुछ ओमनीवोरस होते हैं जो कि सर्वाहारी हैं, सभी तरह के जीवों को गेन करते हैं, खाते हैं। फिर इसमें हम देखेंगे प्रोड्यूसर्स, डिकम्पोजर्स, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? प्रोड्यूसर्स ग्रासलैंड, जितना भी हर्ब्स होता है, घास होती है, वो प्रोड्यूसर्स होते हैं जो कि उनको गेन करते हैं। देन कंज्यूमर वो हैं जो प्रोड्यूसर्स को गेन करते हैं। हम और आप क्या हैं? एनिमल्स जितने हैं और ह्यूमन बॉडी जितना है वो क्या है? एक तरह से कंज्यूमर्स हैं जो कि फूड पे डिपेंड करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट रहता है कार्निवोरस में क्या होता है? जो कि प्लांट बॉडी को एंड ह्यूमन बॉडी को दोनों को भी गेन करते हैं। लाइक ऐसे जो जंगली जानवर होते हैं वो क्या करते हैं? घास भी खा सकते हैं, कुछ फ्रूट्स भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं। और कुछ बैक्टीरिया आते हैं जो डिकम्पोजर्स में आते हैं, जिनको सड़ाने गलाने का वो काम करते हैं। अगर एनवायरनमेंट में डिकम्पोजर्स नहीं होंगे तो पूरा लाइफ और पूरा ह्यूमन स्ट्रक्चर गड़बड़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर एनिमल की डेथ होती है तो आफ्टर डेथ उनका डिकम्पोज होना बहुत ज़रूरी रहता है, जो कि बिना बैक्टीरिया के थ्रू पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए डिकम्पोजर्स की वैल्यू हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा है। प्लांट भी सड़ते हैं, गलते हैं, तो उनका डिकम्पोज कैसे होता है? बैक्टीरिया के थ्रू ही होता है। ठीक है। इसके बाद हम आ जाएंगे थर्ड मॉड्यूल्स पे, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी में देखेंगे हम बायोडाइवर्सिटी में आप देखेंगे अलग अलग तरह की बायोडाइवर्सिटी होती है ह्यूमंस में और एनिमल्स में, प्लांट में।
आप जितनी भी स्पीसीज़ देखेंगे आपको एक तरह की बायोडाइवर्सिटी नहीं मिलेगी। आप जिस एरिया में जाएंगे आपको उतने ही एरिया की बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। लाइक आप टेरेस्ट्रियल पे जाएंगे तो उसमें अलग बायोडाइवर्सिटी मिलेगी, आप ग्रास लैंड पर जाएंगे तो उस पर अलग बायोडाइवर्सिटी मिलेगी, या आप अदर कंट्री में जाएंगे तो आपको वहाँ अलग बायोडाइवर्सिटी मिलेगी। बायोडाइवर्सिटी कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे? वहाँ के रहने वाले एनिमल्स को और ह्यूमन बॉडी का अडप्टेशन, किस तरह से वो अडेप्ट करते हैं। लाइक आप पोलर बियर देखेंगे एक, तो पोलर बियर को हम यहाँ ला के नहीं रख सकते हैं, वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको उस एरिए का, उस एटमॉस्फेयर के रहने की उसको हैबिट है, वो उस तरह का हैबिचुअल हो चुका है, तो वो क्या है, वो उसका उस एरिए की बायोडाइवर्सिटी है। ऐसे ही हम देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी 3 टाइप्स में डिवाइडेड किया गया है, इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी और जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी एंड है थर्ड है स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी। तो इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी जो है, हम जैसा कि अभी हमने एग्जांपल में बताया कि जिस एरिया वाइज डिपेंड करता है कि वो किस एरिया में रह रहा है, एनिमल्स है या ह्यूमंस है या अदर बर्ड्स हैं, वो किस एरिया में रह रहे हैं, तो वो उनका इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी कहलाएगा। जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी क्या कहलाएगा? जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी में स्पीसीज अलग होता है, और जेनेटिक में जैसे कि लाइक हम एग्जांपल्स देखेंगे, 1 ह्यूमंस के जो ट्विंस रहते हैं, जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, तो वो अलग अलग रहते हैं। वो भले ही उनमें वो एक ही पेरेंट्स के हैं, एक ही माँ के 2 बच्चे रहते हैं, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ डाइवर्सिटी रहती ही है। उनका या तो हो सकता है कलर में डिफरेंस हो, बॉय होता है एक गर्ल होता है, दोनों के जीन्स में डिफरेंस रहता है, किसी को कुछ टेस्ट पसंद है, किसी का कलर डिफरेंस रहता है, किसी की आँखों का कलर डिफरेंस रहता है। तो बच्चों में भी एक तरह से जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। सेम यही हम डाइवर्सिटी एनिमल्स में भी देख सकते हैं। जैसे कि डॉग, एक ही डॉग के कितने सारे बच्चे रहते हैं, तो उनमें हम देखते हैं अलग अलग कलर के। ह्यूमंस में जैसे ही देखते हैं ऐसे ही हम एनिमल्स में भी देख सकते हैं। सेम यही चीज़ हम प्लांट में भी देख सकते हैं। हिबिस्कस का एक एग्जांपल ले लीजिए। हिबिस्कस जो होता है प्लांट्स है, गुड़हल जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, उसका हम कई तरह की हम डाइवर्सिटी देखते हैं। जेनेटिकली उसका जो स्पीसीज़ होता है, स्पीसीज डाइवर्सिटी में आता है ये। तो उसमें क्या है, एक पिंक होता है, एक रेड होता है, एक येलो होता है। तो अलग अलग फ्लावर्स में आप देखते हैं कि ये स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी है, जिसको हम अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब करेंगे 3rd मॉड्यूल्स में। फिर हम बायोडाइवर्सिटी का देखेंगे कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन में बायोडाइवर्सिटी को हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं, इसका कंजर्वेशन आप 2 तरह से पढ़ेंगे, एक एक्स सीटू कंजर्वेशन, एक इन सीटू कंजर्वेशन। एक्स सीटू कंजर्वेशन वो होता है जैसे कि आप एनिमल्स को खुला छोड़ देते हैं और ब्रॉडली एरिया पर उनको रखा जाता है ताकि वो अपने अकॉर्डिंग घूम सके उस जंगल एरिया में। उस मतलब पूरा खुला एरिया रहता है, वो अपने अकॉर्डिंग एनिमल्स को गेन करता है, खाता है, पीता है, रहता है और घूमता है। इन सीटू कंजर्वेशन क्या होता है, जो जगह जगह आप यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करने के लिए, जैसे कि एनिमल्स के लिए एक तरह से एक हाउस बना दिया जाता है जिसको हम चिड़ियाघर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उसमें क्या करता है, अलग अलग स्पीसीज़ की बर्ड्स रखी जाती हैं, एनिमल्स रखे जाते हैं। तो वो इन सीटू कंजर्व, उनको हम कंजर्व करने के लिए रखते हैं ताकि वो विलुप्त ना हो, वो स्पीसीज़ ख़त्म ना हो, तो उनको हम सेव करने की कोशिश कर सकते हैं। नेक्स्ट है मॉड्यूल 4 एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। इस चीज़ से तो आप जानते ही होंगे कि पॉल्यूशन क्या होता है। बहुत सारे तरह के पॉल्यूशन पढ़ेंगे आप, वाटर पॉल्यूशन पढ़ेंगे, मैराइन पॉल्यूशन पढ़ेंगे, सॉइल पॉल्यूशन पढ़ेंगे, नॉइस पॉल्यूशन पढ़ेंगे। 4 या 5 तरीके के आप पॉल्यूशन पढ़ेंगे, जिसको हम ये देखेंगे कि पॉल्यूशन कैसे हो रहा है और उसको हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, पॉल्यूशन को रोक कैसे सकते हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले ये एनवायरनमेंट में हम ये मेनली चीज़ है, एक मेन टॉपिक है कि पॉल्यूशन को कैसे रोका जा सकता है। इसका मेन रीज़न रहता है कि ग्लोबल वार्मिंग को अगर हम कंज्यूम करने की कोशिश करेंगे, उसको रोकने की कोशिश करेंगे, तो हम सारे पॉल्यूशन पे कवर कर सकते हैं। और ग्लोबल वार्मिंग का मेन रीज़न हो रहा है क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। जितना जो कि हमारे एनवायरनमेंट में कार्बन मोनोऑक्साइड CO जिसका फार्मूला होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एनवायरनमेंट को गर्म करने का काम कर रहा है, जिससे कि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन फैल रहे हैं ज़्यादातर। और जितनी भी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं उनका जो डंप मटेरियल रहता है वो
पानी में बहा दिया जाता है, जिससे कि वाटर पॉल्यूशन इंड्यूस्ड हो रहा है। तो इन सब के बारे में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट रहेगा हमारा सोशल इशू एंड एनवायरनमेंट्स, जो कि हेलो एवरीवन, आई एम प्रोफेसर मोना पटेल। इन्हीं मॉड्यूल्स को मैं कंटिन्यू करूँगी। नेक्स्ट मॉड्यूल है हमारा मॉड्यूल 5, सोशल इश्यूज़ एंड द इन्वायरमेंट। हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे पर्यावरण में जो सोशल इश्यूज़ हो रहे हैं, सामाजिक समस्याएं हो रही हैं, प्रॉब्लम हो रही हैं, उसके बारे में हम स्टडी मॉड्यूल 5 में करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, फर्स्ट जो इशू है वो है आपका वाटर कंजर्वेशन। वाटर कंजर्वेशन दैट मीन्स होता है जल का संरक्षण। दैट मीन्स पानी को हमें क्या करना है, वेस्ट होने से बचाना है। वो आ जाएगा आपका वाटर कंजर्वेशन में। बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं जो हम अपने सिलेबस में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इशू है आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी एक तरीका है वाटर को कंजर्व करने का, बचाने का, प्रोटेक्ट करने का। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में हम क्या करते हैं, जो आपके पानी है, बारिश का जल है, वर्षा का जल है, जो हमारे घर की छतों पे आता है, हम उसको क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, उसका कनेक्शन अंडरग्राउंड देते हैं। ये वाटर आपके ग्राउंड में जाता है, पृथ्वी के अंदर जाता है और क्या करता है, अंडरग्राउंड वाटर लेवल को इंक्रीज़ करता है। नेक्स्ट आपका जो सोशल इशू है वो है आपका ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि हमारे वर्ल्ड लेवल पे क्रिएट है। ग्लोबल वार्मिंग क्यों क्रिएट हो रहा है, क्यों ये प्रॉब्लम हो रही है? सबसे बड़ा इसका रीज़न है पॉल्यूशन। अब पॉल्यूशन में क्या हो रहा है कि बहुत सारे पॉल्यूशन हमारे इन्वायरमेंट में हो रहे हैं, हमारी अर्थ पर हो रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या कर रहे हैं, इम्पैक्ट कर रहे हैं। क्लियर है? ग्लोबल वार्मिंग का मेन रीज़न क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज। टेम्परेचर इंक्रीज क्यों हो रहा है? सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल जो गैस है इसके लिए वो है कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे इन्वायरमेंट में कैसे आ रहा है, तो जो हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं उनसे ये स्मोक रिलीज़ हो रहा है, व्हीकल से ये धुआं रिलीज़ हो रहा है और इसके कारण क्या हो रहा है, CO2 का लेवल हमारे इन्वायरमेंट में बढ़ रहा है और ग्लोबल वार्मिंग जैसे नेशनल इश्यूज़ वर्ल्ड लेवल पर क्रिएट हो रहे हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आपका आ जाएगा एसिड रेन। एसिड रेन भी एक ऐसा इशू है जो किसके कारण क्रिएट हो रहा है, पॉल्यूशन के कारण ही क्रिएट हो रहा है। नाम से ही समझ में आ रहा है एसिड। एसिड दैट मीन्स क्या होता है, अम्ल। रेन दैट मीन्स वर्षा। किसकी वर्षा हो रही है, अम्ल की वर्षा हो रही है। अब ये जब एसिड हमारे इन्वायरमेंट में आता है, हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे या बायोटिक कंपोनेंट के कांटेक्ट में आता है तो उनको डायरेक्टली ये हार्म करता है। यहाँ तक कि जो आपके एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है, फॉर एग्जांपल ताजमहल, इसको भी ये क्या कर रहा है, हार्म कर रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कि ताजमहल का जो संगमरमर का पत्थर है वो धीरे धीरे येलोइश होता जा रहा है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका एसिड रेन। अब पर्टिकुलरली उसी एरिया में एसिड रेन क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा आगरा एक इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे जो रिफाइनरी ऑयल है उसकी फैक्ट्रीज़ हैं, ये उसके लिए सबसे बड़ा जो है कारण है। नेक्स्ट हम देखेंगे आपका ओजोन लेयर डिप्लेशन। अब ओजोन लेयर डिप्लेशन में क्या होता है, आपने देखा होगा हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ के चारों तरफ आपको एक लेयर देखने को मिलती है, वो किसकी होती है, ओजोन की होती है। अब ये ओजोन क्या कर रहा है, हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है। क्लियर है? लेकिन पॉल्यूशन के कारण क्या हो रहा है, इस ओजोन लेयर में धीरे धीरे होल होते जा रहा है और इस होल से क्या हो रहा है, हार्मफुल गैसेस हमारी अर्थ पे आ रही हैं और जो क्या कर रही हैं, ये लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या कर रही हैं, हार्म कर रही हैं। क्लियर है? तो ओजोन लेयर डिप्लेशन भी हमारे इन्वायरमेंट का एक बहुत बड़ा इशू है जो किसके कारण क्रिएट हो रहा है, पॉल्यूशन के कारण क्रिएट हो रहा है। क्लियर है? ये सारे इश्यूज़ आपको पढ़ना है सोशल इश्यूज़ में जो हमारे इन्वायरमेंट में क्रिएट हो रहे हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा इसी यूनिट में, वो है हमारा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। अब इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे एक्ट बनाए हैं हमारी गवर्नमेंट में जो आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में पढ़ते हैं। क्लियर है? सबसे पहले आपको कौन सा एक्ट पढ़ना है, वाटर एक्ट। सेकंड आपको इसमें पढ़ना है एयर एक्ट। उसके अलावा आप पढ़ेंगे इसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ में आप क्या देखेंगे, जो वन्य जीव हैं, जो एनिमल्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हैं। आप डायरेक्टली जाके किसी एनिमल को हार्म नहीं कर सकते क्योंकि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों का ही इंट्रैक्शन है। आप लिविंग के बिना नॉन लिविंग कंपोनेंट्स नहीं सर्वाइव कर सकते, नॉन लिविंग के बिना लिविंग कंपोनेंट्स सर्वाइव नहीं कर सकते। क्लियर है?
नेक्स्ट आप इसी में पढ़ेंगे फॉरेस्ट कंजर्वेशन। फॉरेस्ट मतलब क्या हो जाता है, जंगल। हमारे जंगलों का भी क्या करना होता है, कंजर्वेशन, उनको भी नष्ट होने से, उनको भी डिस्ट्रॉय होने से बचाना होता है। क्यों बचाना होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, इकोसिस्टम में आपने देखा था, इकोसिस्टम, इको दैट मीन्स हो जाता है हमारे इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में एक जो सिस्टम प्रॉपर तरीके से रन हो रहा है वो हो जाएगा हमारा इकोसिस्टम। फॉर एग्जांपल मान लीजिए फॉरेस्ट नहीं होंगे, यदि हमारी अर्थ पे फॉरेस्ट सर्वाइव नहीं करेंगे, सारे फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, यदि हम उनका कंजर्वेशन नहीं करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले तो प्लांट्स नहीं होंगे, प्लांट्स नहीं होंगे तो आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं होगी, ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं होगी तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि ऑक्सीजन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसके लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, क्योंकि सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन हमारे लिए ज़रूरी है। आपको पता होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ऑक्सीजन इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। क्लियर है। हम क्यों पढ़ रहे हैं सोशल इश्यूज़ एंड इन्वायरमेंट, बिकॉज पब्लिक अवेयरनेस के लिए। हम इंजीनियर बाद में हैं, पहले एक अच्छे नागरिक हैं। यदि हम अपने इन्वायरमेंट के लिए क्या नहीं होंगे, अवेयर नहीं होंगे, तो हम अच्छे इंजीनियर भी नहीं होंगे। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा मॉड्यूल है मॉड्यूल 6। मॉड्यूल 6 में आपको क्या करना है, फील्ड वर्क करना है। ये आपका थ्योरेटिकल यूनिट नहीं है, इसमें आपने जो 5 यूनिट में जो भी पढ़ा उसको आपको फील्ड पे जाके क्या करना है, एनालिसिस करना है, स्टडी करना है, डिटेल स्टडी करना है। फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा इकोसिस्टम, अब इकोसिस्टम में ही आप रिवर पर जाके रिवर इकोसिस्टम की स्टडी कर सकते हैं, ग्रासलैंड इकोसिस्टम की स्टडी कर सकते हैं, फॉरेस्ट इकोसिस्टम की स्टडी कर सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी में आप क्या कर सकते हैं, प्रॉपर फील्ड पे जाके, डाइवर्सिटी दैट मीन्स क्या होता है, वेरिएशंस, जो आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे वेरिएशन, वेराइटीज़ देखने को मिल रहे हैं, वो हम फील्ड पे जाके उसकी स्टडी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक गार्डन में गए, वहाँ पे आपने रोज़ की स्पीशीज़ देखी, तो नॉर्मली क्या हमने एक ही टाइप का रोज़ देखा है, रेड रोज़, लेकिन अभी आप देखते हो आपको रोज़ के बहुत सारी वैरायटीज़ देखने को मिलती हैं। दैट मीन्स आपको रेड रोज़ भी मिलेगा, येलो भी मिलेगा, पिंक भी मिलेगा। तो ये क्या हो गया, डाइवर्सिटी, दैट मीन्स वेरिएशन। ये हम हमारी बुक्स में नहीं कर सकते, ये हम प्रॉपर फील्ड पे जाके ही इसकी स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आई होप आप इसको एंजॉय करेंगे।